अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है, एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो सिंपल आपको कह रहे हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करें और उसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करें। देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन को हम वैसे पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन आपके पास वो मोशन होती है जिसमें पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल से बना होगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये मूव करेगा, तो इसके बीच में जितने पार्टिकल हैं सारे एक दूसरे के क्या पैरेलल मूव करेंगे। क्लियर हो गया? सारे के सारे पैरेलल मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ऐसी मोशन में आपके पास पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर पैरेलल मूव करते हैं, कर्व भी मूव कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते हैं और ये सर्कुलर मोशन भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? एक और बात यह कि इसमें रोटेशन नहीं होती, इसमें रोटेशन का केस नहीं होता, रोटेशन वाला बीच में केस नहीं है। ट्रांसलेटरी मोशन में रोटेशन नहीं होगी, वो मोशन जो रोटेशन के अलावा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। फिर आप आगे अगर देखें तो इसकी आपके पास तीन टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं लीनियर, एक को हम बोलते हैं सर्कुलर और लास्ट वन आपके पास है रैंडम। लीनियर मोशन ये है कि जब आपके पास एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन से मूव करे, मतलब स्ट्रेट लाइन जो मूवमेंट होती है या रेक्टिलिनियर भी इसको बोलते हैं, या आप देखें आपके पास लेफ्ट टू राइट मूव करे या राइट टू लेफ्ट मूव करे, अप टू डाउन मूव करे, फॉर एग्जांपल अप और डाउन फॉर एग्जांपल एक चीज मोशन कर रही है। तो आप अगर नोट करें जैसे फ्री फॉल मोशन हो गई, फ्री फॉल का केस भी इसमें आपके पास है, जब भी एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसमें कर्व वगैरह नहीं आता, एंगल वगैरह चेंज नहीं होता उसको, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। जिसमें आपके पास एग्जांपल्स है मोशन ऑफ ट्रेन्स, कार्स, इसी तरीके से आपके पास फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जितने भी आपके पास लीनियर मोशन में आते हैं। सर्कुलर मोशन को देखें तो हर वो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट किसी और चीज के इर्द गिर्द मोशन करे, फॉर एग्जांपल किसी और चीज के इर्द गिर्द अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की आपके पास डिफरेंट एग्जांपल है। जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करता है वो भी आपके पास सर्कुलर मोशन है। अर्थ सूरज के इर्द गिर्द जो मोशन करे ये भी आपके पास सर्कुलर मोशन है। एक कार किसी चीज के इर्द गिर्द मोशन करे ये भी सर्कुलर मोशन। इस तरीके से आपके पास काफी सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स हैं। लास्ट वन आपके पास है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन ये है कि एक पार्टिकल, फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है और ये जिग-जैग मूव करे, इरेगुलर मोशन। जब भी एक ऑब्जेक्ट इरेगुलर मोशन करता है, फॉर एग्जांपल ये कभी यहां पर आता है, कभी यहां पर आता है, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, तो आप अगर नोट करें तो इसकी जो मोशन आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इरेगुलर मोशन है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो आप इसकी एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं, द जिग-जैग मोशन ऑफ अ पार्टिकल, या इसी तरीके से इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, क्योंकि रैंडम आपको नेम से ही पता चल रहा है इसके, सही है कि इरेगुलर होगी। साथ में इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें तो इसकी एग्जांपल्स में बटरफ्लाई जो मोशन करी तो उसके भी कोई एक स्पेसिफिक पाथ नहीं होता, वो रैंडम मोशन कर रही है। सिमिलरली गैस के जो पार्टिकल्स है, गैस के पार्टिकल्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि वो रैंडम मोशन करते हैं। वो रैंडम मोशन जो है वो इसी तरह, फॉर एग्जांपल अगर एक कंटेनर है तो इसके बीच में जो गैस के पार्टिकल्स जो है वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमने तीनों चीजें एक्सप्लेन कर दी। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। आपको 4-5 चीजें दी हैं और आपने इसके बीच में डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि रेस्ट और मोशन के बीच में डिफरेंशिएट करो। देखिए, रेस्ट आपके पास वो कंडीशन है कि जिसमें एक बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं करती। अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स लोकेशन या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर के हिसाब से, देखने वाले के हिसाब से अगर एक बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं करती तो ऐसी पोजीशन को या ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि वो बॉडी किस पर है? रेस्ट पे। फॉर एग्जांपल मेरे मुताबिक ये व्हाइट बोर्ड अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, ये मेरे सामने अपनी जगह पर ही खड़ा है, तो मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरे मुताबिक विद रिस्पेक्ट टू मी इट इज एट रेस्ट बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। क्लियर हो गया? इसी तरह से सराउंडिंग के हिसाब से, इसका जो सराउंडिंग है इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, तो ये भी किसमें है? रेस्ट में। इसका ऑपोजिट केस आपके पास क्या है? मोशन। तो मोशन में ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन, अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के हिसाब से, मेरे हिसाब से, अगर फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से यहां पर एक पर्सन है और वो मूव कर रहा है, या फॉर एग्जांपल आप लोगों के हिसाब से, आप लोग भी एक ऑब्जर्वर हैं, तो आप लोगों के हिसाब से मैं अपनी लोकेशन क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं, मेरा हाथ मूव कर रहा है, तो ये मेरा हाथ किस में है? मोशन में। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से ये अपनी जगह चेंज कर रहा है, पहले इसकी जगह ये है अभी रेस्ट में, लेकिन अभी यहां पर आ गया, अब ये क्या है? मोशन में। क्यों? क्योंकि अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है आपके हिसाब से। इसी तरह से सराउंडिंग के हिसाब से, मेरे इर्द गिर्द का सराउंडिंग देखें तो अभी फॉर एग्जांपल फिक्स्ड है, लेकिन अगर मैं मूव करता हूं
तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मेरा सराउंडिंग चेंज हो रहा है। आपको प्रॉपर पता चल रहा है कि सराउंडिंग के हिसाब से मैं अपनी जगह क्या करूँ, चेंज करूँ। बाकी मेरा जो सराउंडिंग है, माहौल है, वो फिक्स्ड है और मैं इसके इर्द गिर्द सिर्फ मूव करूँ तो मैं किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो ये है डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। इसके बाद आपके पास एक और इसमें है सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन आपके पास वो होती है जो एक ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट किसी और चीज के इर्द गिर्द मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैं दे चुका हूं। इसके बाद हमने पढ़ना है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन हम पहले पढ़ चुके हैं। रोटेटरी मोशन वो है जिसमें एक ऑब्जेक्ट किसी अपने ही इर्द गिर्द मोशन करता है। जैसे कि हर एक चीज का अपना एक एक्सिस होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जब एक ऑब्जेक्ट अपने ही इर्द गिर्द मूव करे, अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करता है, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल क्या है, अर्थ की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब अर्थ अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करती है, जिससे दिन और रात चेंज होते हैं, जिसको हम स्पिनिंग बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन, रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी अपने इर्द गिर्द स्पिनिंग करते हैं, अपने ही इर्द गिर्द, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। फैन अपने इर्द गिर्द मोशन कर रहा है। आप अगर नोट करें तो फैन क्या कर रहा होता है, फैन अपने ही इर्द गिर्द क्या कर रहा है, अपने ही इर्द गिर्द मोशन कर रहा है। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। टैप, फॉर एग्जांपल नलके का आप जो उसको खोलते हैं वो भी क्या आपके पास, रोटेटरी मोशन। बोतल का जो कैप है उसको आप खोल रहे तो वो भी अपने इर्द गिर्द मोशन कर रहा है। टॉप मतलब लट्टू भी जिसको बोलते हैं, तो उसकी भी जो मोशन है वो आपके पास क्या है, रोटेटरी मोशन है। तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल आप ले सकते हैं रोटेटरी मोशन में। तो आपके पास क्लियर डिफरेंस है, सही है ना। सर्कुलर मोशन में आपके पास क्या होता है, गैप होता है, ऑब्जेक्ट किसी और चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टोन है, स्टोन को मैंने पकड़ा और मैं उसको घुमा रहा हूं, तो मेरे हाथ और उस स्टोन के बीच में एक गैप है, एक रस्सी है जिसने इसको होल्ड किया, तो वो आपके पास क्या है, सर्कुलर मोशन। और रोटेटरी मोशन ये है कि इसके बीच में गैप नहीं, वो पार्टिकल खुद अपने ही इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इसी के बीच में आपके पास जो थर्ड पार्ट है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। सही है ना, जब भी एक बॉडी एक्चुअल पाथ कवर करती है, दो पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल आप अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो आप नोट करते हैं कि आपका जो रास्ता है वो तो थोड़ा आपको टर्न्स लेने पड़ते हैं, लाजिमी बात है, टर्न्स आते हैं बीच में। तो इसके दौरान आप जितना भी फासला कवर कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ जो आप कवर कर रहे हैं उसको आप अगर कैलकुलेट कर लें, आपका क्या है, डिस्टेंस हो गया। फिर आप चीज नोट करें कि आप जब फॉर एग्जांपल ये आपका है होम और ये आपका है स्कूल, तो आप पहले यहां गए, फिर यहां गए और फिर यहां गए, तो आप नोट करें कि आपका जो डिस्टेंस है वो आपके पास तो आ गया, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं। पहले आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर आप इस डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन में, तो आपकी डायरेक्शन भी बार बार चेंज हो रही है। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट इसमें नोट करें, डिस्टेंस क्या है, एक फासला है ना, तो फासला क्या मतलब, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स है ना, एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आप क्या बोलेंगे कि इसका जो यूनिट है वो आपके पास क्या है, मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है सिस्टम इंटरनेशनल में, मीटर। फिर आप इसके और भी यूनिट्स ले सकते हैं, किलोमीटर वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या लेंगे, मीटर लेंगे। और इसका सैंबल क्या होता है, सैंबल आप इसके डिफरेंट ले सकते हैं, लेकिन हम यहां पर जो डिनोट करेंगे इसको एस से डिनोट करेंगे, और ये हमारे पास का डिस्टेंस का सैंबल। इसी के बरअक्स अगर आप देखें तो आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपके पास डिस्टेंस की तरह, लेकिन इसमें एक बहुत क्लियर डिफरेंस है, वो ये है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल। डिस्टेंस को स्टूडेंट्स आप ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। देखें, होम से स्कूल आपने अगर जाना, इसका शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलता हूं कि होम से स्कूल तक आपने जाना, तो इसका शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है कि द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहां से लेके यहां तक जो मैंने रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, दो पॉइंट्स के बीच में, होम से स्कूल तक, ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट लेंथ है। इससे कोई और छोटा रास्ता नहीं हो सकता। वो रास्ता जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट हो दो पॉइंट्स के दरमियान, इसको हम क्या बोलते हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आपको ये समझ आ गई कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स है। दूसरी बात आप नोट करें तो इसकी बार बार अगर हर एक पॉइंट पर देखें, एक ही डायरेक्शन है, हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या है, स्कूल की तरफ एक ही डायरेक्शन है। तो आप बोलेंगे कि इसकी डायरेक्शन भी होती है, और जिस चीज की डायरेक्शन होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है। थर्ड पॉइंट ये भी क्या है, लेंथ ही है ना, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी आपके पास क्या है, मीटर ही है। फोर्थ पॉइंट अगर आप नोट करें तो आपके पास इसका सैंबल हमारे पास डिस्टेंस का सैंबल था ये एस, इसका भी आपके पास एस, इसका भी एस, लेकिन आपके पास डिस्प्लेसमेंट में आप ऊपर एरो डाल देते हैं, क्योंकि इस चीज का आपको पता है कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर हम क्या डालते हैं, एरो डालते हैं, मतलब एरो के जरिए भी हम उसको शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास था। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आप डिफरेंशिएट करेंगे लीनियर एंड रैंडम मोशन के बारे में।
लीनियर मोशन आपके पास ये कि इसमें बॉडी मतलब आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स थी, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन। लीनियर मोशन ये थी कि बॉडी एक मूव तो कर रही है जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से पैरेलल तो मूव कर रहे हैं, लेकिन ये आपके पास स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन में या इस तरह जाएगा या इस तरह जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरह भी जा सकता है, मतलब कर्व नहीं आ रहा, देखिए इसमें कर्व नहीं आ रहा, इसमें भी कर्व नहीं आ रहा, इसमें भी कर्व नहीं आ रहा। स्ट्रेट लाइन मोशन को आप क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। पार्टिकल सारे के सारे, इसके जो पार्टिकल है ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या है? पैरेलल ही मूव करेंगे, इसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है? रैंडम मोशन में पार्टिकल जो बॉडी है वो क्या करती है? फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है तो पहले इस तरफ को जाएगा, फिर इस तरफ को, फिर इस तरफ को, फिर इस तरफ को भी आ सकता है, फिर इस तरफ को। तो इसमें इररेगुलर मोशन है, बीच में डायरेक्शन इसकी चेंज हो सकती है। रैंडम मोशन में डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लीनियर मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। बाकी आपके पास ये दोनों ट्रांसलेटरी मोशन की ही टाइप्स हैं। क्लियर हो गया? एग्जांपल हम इसकी पहले दे चुके हैं। इसके बाद आपके पास है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर तो स्टूडेंट्स आपके पास ये है। स्केलर आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटी होती है कि जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट हो। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या है? स्केलर। स्केलर आपके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट से मिलकर बना होता है। वो क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और यूनिट की, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल्स आप डिफरेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम ले लें, आप ले लेते हैं फॉर एग्जांपल मास ले लेते हैं। लेट सपोज कि एक बॉडी उसका मास है 50 kg। तो आप अगर नोट करें तो स्केलर क्वांटिटी में आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है? ये 50 आपके पास क्या इसका मैग्नीट्यूड है और उसका यूनिट क्या आपके पास? kg है। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या डायरेक्शन बताने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। तो स्केलर क्वांटिटी में आपके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, डायरेक्शन नहीं होती। दूसरा जो आपके पास के बरक्स जिसका मुकाबला हम कर रहे हैं वो आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है और आपके पास इसमें एक और चीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास है डायरेक्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इसमें डायरेक्शन भी होती है। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो डिस्प्लेसमेंट आप अगर नोट करें, मैं बोलता हूं कि एक फासला मैं लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूं तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है 50 किलोमीटर ही मैं ले लेता हूं, 50 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं ईस्ट, सही है ना? तो आप नोट करें इसमें ये जो 50 लिखा हुआ है ये मेरे पास क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। ये किलोमीटर इसका क्या है? यूनिट है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन होती है। तो यहां पर ये जो टूवर्ड ईस्ट है ये क्या है? इसकी डायरेक्शन है। क्लियर हो गया? ये डायरेक्शन आपके पास डिफरेंट तरीके से हो सकता है। ये आपके पास एंगल की भी फॉर्म में हो सकता है, आपके पास ये डायरेक्शन भी इसकी जगह हम लिख सकते हैं, सही है? तो आपके पास डिफरेंट तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी हो सकता है, अप डाउन इस तरीके से भी हो सकता है, राइट लेफ्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपके पास कुछ डिफरेंसेस थे और ये टॉपिक आपके पास जो अभी पार्ट नंबर 2 इसका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2.4। इसमें आपको पूछ रहे हैं डिफाइन द टर्म्स। कुछ टर्म्स हैं स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसको डिफाइन करना, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूं। यहां पर आपके पास लिखे है स्पीड आपके पास क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। जब आप डिस्टेंस कवर करते हैं यूनिट टाइम में, कुछ टाइम में जितना डिस्टेंस आप कवर करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। यूनिट अगर इसका हम निकालना चाहें, असेंबल की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो v इज इक्वल टू, ऊपर एरो नहीं डालेंगे, v इज इक्वल टू s डिवाइड बाय t। ये आपके पास क्या है? डिस्टेंस का सिंबॉलिक फॉर्म में आपके पास फॉर्मूला है। यूनिट अगर देखें तो इसका आपके पास यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, और इसी तरीके से उस टाइम का यूनिट है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आपके पास आ गया। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्पीड आपके पास है स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि आपके पास दो स्केलर क्वांटिटी से मिलकर बना। जब भी दो स्केलर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो उससे आपके पास क्या आता है? स्केलर ही आता है। क्लियर? आप ऐसे समझे कि प्लस और प्लस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। क्लियर? तो आपके पास स्पीड ये चीज है। इसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी आपके पास बना होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिवाइड करते हैं टाइम से, मतलब कुछ टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? उसकी वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम हो गया। एक और बात अगर देखें इसका सिंबल की फॉर्म में, तो v के ऊपर आप क्या डालेंगे? v के ऊपर एक बार डालेंगे, मतलब एरो, v बार या v डायरेक्शन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s, ऊपर एरो डाल दिया आपने और डिवाइड बाय टाइम आप लिख लेंगे। क्लियर हो गया? ये आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपके पास का यूनिट आता है। यूनिट इसका आपके पास सेम है स्पीड की तरह, मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस डिवाइड डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम आपके पास का यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड।
अब ये देखते हैं कि क्वांटिटी कौन सी है, तो वेलोसिटी आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? उसका रीजन ये है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपके पास चीज है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये है, जब भी रेट ऑफ चेंज आ जाए तो आप समझ जाएं कि हम किसी क्वांटिटी को टाइम पर डिवाइड करें, किसी क्वांटिटी को टाइम पर, तो हम क्या करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम डिवाइड कर देंगे टाइम पर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम गुजरने के साथ साथ जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो हम इसका फॉर्मूला अगर लिखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा। स्टूडेंट अगर हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला लिखें तो आपके पास क्या है, आपने लिखना है एक्सेलरेशन इक्वल टू, ऊपर आपने एरो डाल देना क्योंकि आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, ये आपके पास चेंज क्या है, चेंज का सिंबल है। क्लियर हो गया? डेल इसको बोलते हैं, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, क्योंकि टाइम में भी आपके पास चेंज आ रहा है, ऊपर आप वेलोसिटी के एरो डाल देंगे क्योंकि ये वेलोसिटी से बना हुआ है। क्लियर हो गया? वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो ये आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म में इसका फॉर्मूला है। एक और चीज अगर आप नोट करें तो इसका यूनिट क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन का आपके पास जो यूनिट आता है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। नेक्स्ट आप नोट करें तो ये वाला सेकंड ऊपर आएगा, यहां पर इसकी वैल्यू है प्लस, ये जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सेकंड। नेक्स्ट आप नोट करें तो मीटर -1 और -1 बेसिस सेम, तो पावर्स को हमने एक साथ लिख दिया, ऐड हो गई। नेक्स्ट आप नोट करें, नीचे मैं लिख देता हूं मीटर एस लिखा और -1 और -1 से क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो गया और साइन बड़े का लग गया, तो मीटर पर सेकंड। आप इसका यूनिट लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इस तरह लिख सकते हैं और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास इसका है यूनिट। नेक्स्ट आप देखें कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है, तो आप नोट करें ए के ऊपर हमने एरो डाला तो ये आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। कैसे पता चला, ये तो ऊपर हमने डाल दिया कि वेक्टर क्वांटिटी, यहां पर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम वेक्टर को और स्केलर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। क्लियर हो गया? प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, माइनस, तो ऐसा समझिए कि माइनस आपके पास वेक्टर है और प्लस आपके पास स्केलर है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2.5 और इसमें पूछ रहे हैं कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। आपको बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा, इसके बावजूद भी वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? तो ये आपको बोल रहे कि एक बॉडी मूव कर रही है और उसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है उसकी, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। क्लियर? पहली तो ये बात हो गई। इसके बाद बोलते हैं कि इसके अलावा भी वो क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन आ रही है। एक्सेलरेशन किस किस चीज से मिलकर बना होता है, एक्सेलरेशन आपके पास बना होता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या चीज, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और वेलोसिटी आपके पास किस किस चीज से मिलकर बना होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये दोनों चीजें जब चेंज होंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ, टाइम के चेंज होने के साथ साथ जब ये दोनों चीजें चेंज होंगी, जब ये दोनों चीजें चेंज होंगी तब आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो आप यहां पर देखें आपके पास स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये मैग्नीट्यूड तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। अब अगर ये चेंज नहीं हो रहा तो क्या आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, हो सकती है। आपके पास इसका मतलब ये कि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। अगर आपके पास एक बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन अगर कांस्टेंट नहीं है, बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो इसका मतलब यह है कि उसके बीच में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जब भी एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, उसकी डायरेक्शन आप देखें कि सर्कल में एक बॉडी की डायरेक्शन क्या है, हर एक पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर एक पॉइंट पे सर्कल में उस बॉडी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हाँ, हो सकता है कि ये बॉडी इक्वल स्पीड से मूव करी, यहां पर भी इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल 25 है, यहां पर भी इसकी स्पीड 25, यहां पर भी 25, यहां पर भी, तो हो सकता है कि इसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड ही हो, 25 मीटर पर सेकेंड, यहां पर भी 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी डायरेक्शन आपके पास बार बार क्या हो रही है, चेंज। तो आपके पास जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आप बोलेंगे कि यस ऐसी कंडीशन है
और ये कंडीशन कौन सी है? सर्कुलर पाथ में आपके पास क्या है, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट भी है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रही है। सो इस केस में हम बोलेंगे कि आपके पास क्या चीज प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस करने के लिए दोनों चीजों का चेंज होना जरूरी है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2.6। इसमें पूछ रहे हैं हाउ डू राइडर इन अ फेरिस व्हील possesses ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। तो फेरिस व्हील का आपको पता है जो बड़ा सा झूला होता है, ये बोल रहे हैं कि उसके बीच में जो पर्सन बैठे हुए हैं, जो झूला झूल रहे हैं, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन तो कर रहे हैं लेकिन वो रोटेटरी मोशन नहीं कर रहे। तो आपको भी पता है कि रोटेटरी मोशन वो होती है कि जब एक बॉडी अपने ही इर्द गिर्द मोशन करे। आप अगर नोट करें तो इस फेरिस व्हील के बीच में पर्सन एक सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द तो मूव कर रहा है, लेकिन वो इसका अपनी बॉडी का पॉइंट नहीं है। ये सारी की सारे जो पर्सन हैं या जो बीच में झूला झूल रहे हैं, किसी और पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन कर रहे हैं, बीच में कोई स्पेस है, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, लेकिन रोटेटरी मोशन नहीं बोल सकते। सर्कुलर मोशन आपके पास किसकी टाइप है? ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। क्लियर हो गया? तो इस सेंस में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर इसका आंसर लिखा भी हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7। इसके पीछे पूछ रहे हैं स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। आपको बोल रहे हैं कि आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और आपने फाइंड करनी है उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो आप बताएं कि आप कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहां पर सपोज कर लेते हैं, मैं रैंडम जैसा बना रहा हूं। तो आपके पास लेट सपोज मैंने एक ग्राफ बना दिया और ये इसका है सेंटर पॉइंट, मतलब ओरिजिन है। आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये वाला एक्सिस आपके पास किसका है? डिस्टेंस का है, और डिस्टेंस आपके पास किस में है? मीटर में। और ये आपके पास है टाइम आपके पास है सेकंड में। लेट सपोज हम यहाँ पर लाइंस डाल लेते हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट आपके पास हो गया फॉर एग्जांपल 5 सेकंड, फिर हम लिख लेते हैं 10 सेकंड, फिर है 15 सेकंड। क्लियर? यहाँ पर भी इसी तरीके से हम अपने अंदाजे के मुताबिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 5 मीटर हो गया, ये हो गया 10 मीटर और ये हो गया 15 मीटर। क्लियर हो गया? आपको बोल रहे हैं कि बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से और आपने फिर फाइंड करनी है इसकी स्पीड। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहां से ग्राफ बना लेता हूं फॉर एग्जांपल इस तरह का। अब यहां पर जो मैंने ग्राफ बनाया, इससे हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब यहां पर कोई सी भी मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूं। लेट सपोज मैं दो जो पॉइंट्स ले रहा हूं, वो एक पॉइंट आपके पास है ये, और दूसरा पॉइंट लेट सपोज आपके पास है ये वाला पॉइंट। ये 2 पॉइंट ले लिए, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। क्लियर हो गया? अब मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करनी है स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स, अगर मैं स्पीड फाइंड करना चाहता हूं तो स्पीड मुझे इस स्लोप से मिलेगी। किससे मिलेगी? इस स्लोप से। और ये स्लोप क्या है? ए बी का स्लोप है। इसको मैं लूंगा तो मेरे पास क्या आ सकती है? स्पीड आ सकती है। अब आप अगर नोट करें तो आपके पास ये जो स्लोप है ये किसके बराबर है? तो इसमें आपके पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। तो यहां पर अगर आप नोट करें तो यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, और यहां का डिस्टेंस कितना आपके पास? 15 मीटर। तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे? माइनस। तो हम लिख लेते हैं 15 माइनस 5। क्लियर हो गया? डिवाइड बाय नेक्स्ट आपके पास क्या है? टाइम। यहां पर टाइम कितना था? 5 सेकंड, और यहां पर टाइम कितना है? 15 सेकंड। तो हम फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, 15 माइनस 5 ही कर लेते हैं। अब आप नोट करें तो आपके पास 15 में से 5 गए, आपके पास क्या आ जाएगा? 15 में से 5 गए तो आपके पास आ जाता है 10 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? 10 सेकंड आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आप नोट करें तो 10 को 10 से डिवाइड करें, आपके पास क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो इसकी स्पीड आ रही है वो कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? और ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट ग्राफ आ रहा है। तो ये आपके पास है इसकी स्पीड। क्लियर? स्टूडेंट्स, 2.8 क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। आपको बोल रहे हैं कि आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है। पहले आप इस चीज को समझे कि आपके पास है स्पीड टाइम ग्राफ। तो मैंने एक ग्राफ बना लिया, ये आपके पास हो गया ओरिजिन। स्पीड टाइम ग्राफ है तो ये आपके पास क्या हो गया? स्पीड हो गया। स्पीड आपके पास किसमें होती है? मीटर पर सेकंड में। और टाइम ग्राफ तो ये आपके पास टाइम सेकंड में होता है। आपको बोल रहे हैं क्या बताएं, आप ऐसा ग्राफ बनाएं, स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा बनाएं कि जिसमें आपके पास वेरिएबल आ रही है। मतलब वेरिएबल ग्राफ आपने बनाना है। तो वेरिएबल के लिए आप क्या करते हैं? इररेगुलर बनाते हैं। तो मैं यहां पर कुछ भी इस तरह का ले रहा हूं। आप कोई भी ग्राफ यहां पर इररेगुलर बना ले, स्ट्रेट लाइन ना बने, इररेगुलर आप बना ले
तो ये आपके पास क्या है, वेरिएबल ग्राफ है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल ग्राफ। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप वेरिएबल स्पीड के लिए बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। तो आपको बोल रहे हैं कि आपके पास 4 वैल्यूज आपको दी हैं, 4 चीजें आपको दी हैं, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t और लास्ट में आपके पास एक्सेलरेशन। आपको पूछ रहे हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ से हम क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं। चारों की चारों चीजें आप क्या कर सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इनिशियल स्पीड भी, फाइनल स्पीड भी, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t भी और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो वेक्टर क्वांटिटी को आप ग्राफ में कैसे लिख सकते हैं, कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक चीज याद रखना, ये हमने टॉपिक किया हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम ग्राफ में कैसे लिखते हैं, इसके लिए आप बनाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है, एक फोर्स है, और ये फोर्स मेरे पास कितनी है, 25 न्यूटन की फोर्स है, और ये किस तरफ को लग रही है, ईस्ट की तरफ लग रही है। क्लियर है? अगर मैंने इसको ग्राफ में बनाना है तो आप नोट करें, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ग्राफ है, या अगर मैं ये ना भी लूं तो मैं फॉर एग्जांपल यहां से लेता हूं, सही है। तो ये मेरे पास लेट सपोज स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां से मैं इसकी वैल्यूज ले लेता हूं। ये फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन हो गया, ये आपके पास हो गया 10 न्यूटन, ये आपके पास हो गया 15, 20 और ये हो गया 25। तो मैं 25 न्यूटन की लाइन लगाऊंगा, 25 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, ये मैंने लगा दी, और आखिर में मैं क्या डाल दूंगा, एक एरो डाल दूंगा। तो आप अगर नोट करें तो मैंने एक एरो बनाया है, इस एरो की जो लेंथ है, इसकी जो आपके पास ये लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, ये आपके पास क्या शो करती है, इसका मैग्नीट्यूड शो करती है, ये शो करती है इसका मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो है, जो इसका हेड है, ये आपको क्या शो करता है, इसकी डायरेक्शन शो करता है। ये हेड जिस डायरेक्शन में होगा तो ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है। क्लियर हो गया? तो ईस्ट की तरफ देखिए जा रहा है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, why vector quantities cannot be added and subtracted thus like a scalar quantity। तो स्टूडेंट्स एक चीज क्लियर रखें कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस किस चीज का है, डायरेक्शन का। स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल अर्थमेटिक तरीके से कर सकते हैं, अर्थमेटिक तरीके से, क्योंकि उसमें क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, तो मैग्नीट्यूड को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास होती है डायरेक्शन, उसमें आप मैग्नीट्यूड को तो ऐड कर लोगे, लेकिन डायरेक्शन को आप कैसे ऐड करोगे, उसको आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक और तरीका लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राफिकली हम उसको ऐड कर सकते हैं, और आप उसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो उसको आप सिंपल तरीके से स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस है डायरेक्शन का। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, उसमें जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड को हम सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो अर्थमेटिक तरीका उससे हम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटी इसमें डायरेक्शन होती है, जिस वजह से हम इसको सिंपल तरीके से नहीं कर सकते, इसके लिए अलग तरीका अप्लाई करते हैं, हेड टू टेल रूल। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2.12। इसमें पूछ रहे हैं, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में वेक्टर क्वांटिटीज कहां कहां पर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप अगर नोट करें, जितनी भी कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, जितनी भी आप बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, हमारे आर्किटेक्चर्स, तो उनके लिए डायरेक्शन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली लाइफ में आपकी कार्स जो मूव कर रही है, इसके लिए डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी जगह से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल दूं, मैं आपको बोलता हूं कि लेट सपोज हमारे घर से 5 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल होम से 5 किलोमीटर अवे एक पर्सन खड़ा, जाके उसको रिसीव करो। सही है? अपने भाई को आप बोलते हैं कि घर से निकलो और 5 किलोमीटर दूर जाओ, वहां पर मेरा फ्रेंड खड़ा हुआ है, उसको लेके आओ। अब 5 किलोमीटर तो देखिए, इस तरफ को भी हो सकता है, इस तरफ को भी हो सकता है, इस तरफ को भी, इस तरफ को भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। आप देखिए कितनी डायरेक्शंस आपके पास बन रही हैं। 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड तो मैंने बता दिया, मैंने क्या चीज बता दी, मैग्नीट्यूड। इसमें मैं जब तक डायरेक्शन ऐड नहीं करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। अगर मुझे पता चल जाए कि वो इस डायरेक्शन में, तो मैं कंफर्म यहां पर आके इसको रिसीव कर सकता हूं। तो आपको पता चल गया कि डायरेक्शन का पता होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन का भी है, तो हमें पता चल जाता है कि वेक्टर क्वांटिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे इसके और भी फायदे हैं, मैंने कुछ यहां पर बता दिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछते हैं, ड्रा द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। तो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन मैं यहां पर सॉल्व नहीं करा रहा, क्योंकि आपको मैंने
3 क्वेश्चंस ऑफ मोशन करवाइए, क्वेश्चंस ऑफ मोशन करवाइए। ये वाला टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लिखा है और यहाँ पर इसका मैंने पिक्चर भी आपके पास लगा दी। इस टॉपिक में मैंने आपको पहले करवाया, आप वहाँ पर जाके लेक्चर तसल्ली से देख लें, मैंने बहुत डिटेल से इसको समझाया, तीनों क्वेश्चंस ऑफ मोशन एक ही वीडियो में, वहाँ से आप देख लें।